मैं रुद्रप्रयाग में बिताए गए उन 10 हफ्तों की अपनी गतिविधियों का दिन प्रतिदिन का ब्यौरा देने की कोशिश नहीं करूँगा। एक तो इतने समय बाद वैसा विवरण लिख पाना कठिन होगा, और यदि मैं ऐसा करता भी तो वह शायद आपके लिए उबाऊ बन जाएगा। इसलिए मैं आपको उन कुछ अनुभवों के बारे में ही बताऊंगा, जिनमें से कुछ मेरे अकेलेपन के पलों से जुड़े हैं और कुछ बॉस्टन के साथ बिताए गए क्षणों से। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको उस इलाके की एक झलक दे सकूँ, जहाँ यह नरबख्शी तेंदुआ 8 वर्षों तक घूमता रहा और जहाँ मैंने 10 हफ्तों तक उसका पीछा किया। अगर आप रुद्रप्रयाग के पूरब में स्थित पहाड़ी पर चढ़ें तो आप उस 500 वर्ग मील के क्षेत्र का बड़ा हिस्सा देख सकते हैं, जहाँ यह नरबख्शी तेंदुआ सक्रिय रहा करता था। यह इलाका अलकनंदा नदी द्वारा दो लगभग बराबर हिस्सों में बंटा हुआ है। अलकनंदा कर्णप्रयाग से होकर दक्षिण की ओर बहती हुई रुद्रप्रयाग पहुंचती है, जहां पर इसे उत्तरी पश्चिम से आती मंदाकिनी नदी आकर मिलती है। इन दोनों नदियों के बीच का जो त्रिकोणीय क्षेत्र है, वह अलकनंदा के बाएं किनारे वाले इलाके की तुलना में कुछ कम ढलान वाला है। इसी कारणवश उस त्रिकोणीय क्षेत्र में गांवों की संख्या अधिक है, जबकि दूसरे ओर गांव विरले ही दिखाई देते हैं। जब आप उस ऊंचाई से नीचे की ओर देखते हैं तो दूर दराज के खेत पर्वतों की ढलानों पर खींची गई सीधी रेखाओं की तरह दिखते हैं। ये रेखाएं दरअसल कटान वाले खेत हैं, जिनकी चौड़ाई कहीं कहीं केवल 1 गज होती है तो कहीं कहीं 50 गज या उससे भी अधिक। गांव की बस्तियां हमेशा इन खेतों के ऊपरी सिरे पर स्थित होती हैं। ऐसा इस उद्देश्य से किया जाता है कि गांव वाले नीचे फैली हुई अपनी खेती पर नज़र रख सकें और आवारा मवेशियों या जंगली जानवरों से उसकी रक्षा कर सकें, क्योंकि इन खेतों के चारों ओर बहुत ही दुर्लभ मामलों को छोड़कर कोई बाढ़ या घेरा नहीं होता। जो भूरा और हरा रंग आपको ज़मीन पर फैला दिखाई देता है, वे क्रमशः चारागाह और जंगल हैं। आप देखेंगे कि कुछ गांव पूरी तरह चारागाहों से घिरे हैं, जबकि कुछ गांव के चारों ओर घने जंगल हैं। पूरा इलाका, जैसा कि आप ऊपर से देख सकते हैं, बीहड़ और ऊबड़ खाबड़ है, जिसमें ना जाने कितनी गहरी खाइयाँ और चट्टानी दरारें फैली हुई हैं। इस क्षेत्र में सिर्फ 2 सड़कें थी। एक रुद्रप्रयाग से शुरू होकर केदारनाथ की ओर जाती थी और दूसरी मुख्य तीर्थ यात्रा मार्ग था जो बद्रीनाथ को जाता था। जिन दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, उन दिनों तक ये दोनों सड़कें पतली और बेहद कठिन थीं और उन पर कभी भी किसी पहिए वाली गाड़ी ने चलने का साहस नहीं किया था। अगर आप किताब के शुरुआती नक्शे को देखें तो पाएंगे कि अलकनंदा नदी के दोनों किनारों पर कई गांव लाल घेरे में चिन्हित हैं। इन लाल घेरों का मतलब है कि यह इन गांवों में इंसानों की मौतें हुई हैं, रुद्रप्रयाग के नरभक्षी तेंदुए के हाथों। सन 1918 से 1926 के बीच किस गांव में कितने लोग मारे गए, यह संख्या भी उस नक्शे में अंकित है। यह स्वाभाविक सी बात लगेगी कि जिन गांवों के चारों ओर घने जंगल थे, वहाँ ज़्यादा लोगों की मौतें हुई होंगी, और जहाँ खेत थे वहाँ कम। अगर ये नरभक्षी भाग होता तो निसंदेह ऐसा ही होता, लेकिन चूंकि यह नरभक्षी तेंदुआ था और तेंदुआ केवल रात के समय शिकार करता है, इसलिए उसके लिए छिपने की जगह होना या ना होना कोई मायने नहीं रखती। जहाँ ज़्यादा हत्याएं हुई वहाँ कारण था लापरवाही, और जहाँ कम नुकसान हुआ वहाँ सतर्कता ही बचाव का कारण बना। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यह नरभक्षी तेंदुआ एक अत्यंत विशालकाय नर तेंदुआ था, जो अपने उत्तम समय को पीछे छोड़ चुका था। लेकिन उम्रदराज होने के बावजूद उसमें अद्भुत ताकत थी। जंगल में रहने वाले मांसाहारी जानवरों की यह प्रवृत्ति होती है कि वे अपने शिकार को ऐसी जगह ले जाते हैं जहां वे बिना किसी विघ्न के उसे खा सकें। इसी योग्यता के आधार पर वे यह तय करते हैं कि किस स्थान पर शिकार किया जाए। मगर रुद्रप्रयाग का यह नरभक्षी तेंदुआ किसी स्थान को प्राथमिकता नहीं देता था। उसके लिए हर जगह एक समान थी, क्योंकि वह अपने भारी से भारी मानव शिकार को मीलों दूर तक उठा कर ले जाने में सक्षम था। एक घटना का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। इस तेंदुए ने एक पूर्ण विकसित व्यक्ति को उसके घर के अंदर मार डाला। इसके बाद उसने उस शव को 2 मील ऊपर एक बेहद खड़ी और घनी पहाड़ी पर चढ़ाया और फिर उतनी ही दूरी दूसरी तरफ झाड़ियों और झाड़ जंखाड़ों से भरे जंगल में नीचे ले गया।
यह सब उसने बिना किसी जाहिर कारण के किया, क्योंकि शिकार रात के शुरुआती घंटों में हुआ था और तेंदुए का पीछा अगली दोपहर तक किसी ने नहीं किया था। अब सामान्य तेंदुए जो नरभक्षी नहीं होते, उन्हें मारना हमारे जंगलों के अन्य जानवरों की तुलना में सबसे आसान हो जाता है, क्योंकि उनकी सूंघने की शक्ति कमज़ोर होती है। शिकारियों द्वारा तेंदुए को मारने के लिए सबसे अधिक तरीकों का उपयोग किया जाता है, और यह इस पर निर्भर करता है कि उन्हें मारना खेल के लिए है या लाभ के लिए। खेल के लिए तेंदुए का पीछा करना और फिर जंगल में ढूंढ कर घात लगाकर मारना सबसे रोमांचक और चुनौतीपूर्ण तरीका होता है। लेकिन वहीं सबसे आसान और सबसे क्रूर तरीका है एक छोटे लेकिन शक्तिशाली बम को उस जानवर के मांस में छिपा देना जिसे तेंदुआ पहले ही मार चुका हो। स्थानीय लोग अब इस घातक विस्फोटों को बनाना सीख चुके हैं। जब तेंदुआ उस मांस को खाने के लिए अपने दांतों से पकड़ता है तो बम फट जाता है और उसके जबड़े उधड़ जाते हैं। कुछ मामलों में तेंदुए की तुरंत मौत हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर बार वह घसीटता हुआ कहीं दूर चला जाता है और धीरे धीरे अत्यंत पीड़ा में मरता है। दुख की बात यह है कि जो लोग ऐसे बमों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें इतना साहस नहीं होता कि वे उस घायल तेंदुए का पीछा कर उसके कष्ट को जल्द समाप्त कर सकें। 3 मौतें प्रत्येक गांव में: नकोट, गांधारी, कोखड़ी, ददौल, क्वेथी, चिरमौली, गोलाबराय, लमेरी। 2 लोगों की मृत्यु प्रत्येक गांव में: बजाड़ू, रामपुर, मखोटी, चितौली, कोटी, मदोला, रौता, कांडे, बवरुन, सरी, रौनल, पुनार, तिलानी, बौंथा, नगरसू, गवार, मारवाड़ा। 1 व्यक्ति की मृत्यु प्रत्येक गांव में: असों, पीलू, भौंसल, मांगू, बैंजी, पतवारी, खमोली, सुनरी, फालसी, कांता धरकोट, दांगी, गनौन, भतगांव, बवाई, बरसील, भैंसगांव, नारी, सांदर, तमेड़, खतियाना, सेवपुरी, सान, सिंध, कमेरा, धरमारी, बेला, बेलाकुंड, सौर, भैंसारी, बजनू, कुइली, धरकोट, बहनगांव, चिंका, धुंक्यूरी, बमन कंदाई, पोखता, थापलगांव, बांसू, नाग, बैसानी, रुद्रप्रयाग, गवार, कालना, भूंका, सैल, पाबो, भैंसवाड़ा। रुद्रप्रयाग के नरभक्षी तेंदुए द्वारा वर्ष 1918 से 1926 तक: 1918 1 मृत्यु, 1919 3 मृत्यु, 1920 6 मृत्यु, 1921 23 मृत्यु, 1922 24 मृत्यु, 1923 26 मृत्यु, 1924 20 मृत्यु, 1925 8 मृत्यु, 1926 14 मृत्यु। कुल मृत्यु 125। तेंदुए का पीछा करना, उसे ढूंढ निकालना और फिर घात लगाकर उसके पास पहुंचना, ये सब न केवल रोमांचक और दिलचस्प होता है, बल्कि अन्य जानवरों की तुलना में काफ़ी आसान भी। तेंदुए के पंजे बेहद कोमल होते हैं, इसलिए वह अधिकतर पगडंडी और जानवरों द्वारा बनाए गए रास्तों पर ही चलता है। उसे ढूंढ निकालना कठिन नहीं होता, क्योंकि जंगल में प्रत्येक पक्षी और जानवर किसी न किसी रूप में शिकारी की मदद करता है। उसे चुपचाप करीब से देखना भी आसान होता है, क्योंकि भले ही उसकी दृष्टि और सुनने की शक्ति अत्यंत तीव्र हो, लेकिन उसे गंध पहचानने की शक्ति बहुत कमज़ोर होती है। इसलिए शिकारी अपना रास्ता हवा की दिशा की परवाह किए बिना चुन सकता है और उस दिशा में आगे बढ़ सकता है जो उसे सबसे उपयुक्त लगे। लेकिन एक बार तेंदुए को ट्रैक करके, ढूंढ कर और उसके पास पहुँच कर अगर आप कैमरे का बटन दबाते हैं, तो जो संतोष और आनंद मिलता है वह बंदूक की गोली चलाने से कहीं अधिक होता है। कैमरे से आप घंटों तक तेंदुए को निहार सकते हैं, और जंगल में तेंदुआ जितना सौम्य, लचीला और रहस्यमयी जानवर कोई और नहीं। आप जब चाहें अपनी इच्छा अनुसार कैमरे का बटन दबा सकते हैं, और जो छवि कैद होती है वह हमेशा के लिए जीवंत और मूल्यवान बनी रहती है। दूसरी ओर अगर आप बंदूक का ट्रिगर दबाते हैं,
तो शायद एक क्षणिक झलक, एक गोली और अगर निशाना सही हो तो एक ट्रॉफी मिलती है, जो कुछ समय बाद आपका आकर्षण और अर्थ खो देती है।